ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है वो पूरे 9 दिन बीत चुके हैं और उस जंग के क्या हालात हैं, पहले दिन से लेकर के और आज तक की क्या स्थितियां हैं, हम इन सारी बातों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम वो सारे तमाम जो है तथ्य आपके सामने रखेंगे जो इस युद्ध के दौरान निकल कर आए हैं और इस जंग में कब और क्या हुआ है, ये सारा जो एक रूपक है वो हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस जंग के क्या मायने होंगे भविष्य में और क्या इससे चेंजेस आए हैं, और ये सारी व्याख्या जो है इस आज वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो है इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, ताकि जो है ये जो रूस और यूक्रेन की जो जंग है आप इसको भली भांति समझ सकेंगे। ये एक जो है बहुत बड़ा हमला है और इसमें क्या स्थितियां बन सकती हैं हम बाद में विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले 24 फरवरी को पहला दिन था। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला किया था। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिसने भी हमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की उसे पता होना चाहिए कि रूस उसका तुरंत जवाब देगा और उसके परिणाम उसे भोगने होंगे। इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। फिर मिसाइलों और तोपों से कीव समेत जो है कई इलाकों पर हमले किए। यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले अभी भी हो रहे हैं। कुछ नागरिक निकल गए हैं जबकि अन्य ने बेसमेंट में शरण लिए रखी है। रूसी सुरक्षा बल और सैन्य ट्रक यूक्रेन में घुस चुके हैं और तबाही का मंजर जारी है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपनी योजनाबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। हम पहले से हथियार बांट रहे हैं और देश की रक्षा के लिए हम उन लोगों को हथियार बांटते रहेंगे जिनमें देश की संप्रभुता की रक्षा की क्षमता है और जो इसकी रक्षा करना चाहते हैं। 25 फरवरी को दूसरा दिन था और जैसे जैसे रूसी सैनिक राजधानी की ओर बढ़ रहे थे, इमारतों पर हमले भी हो रहे थे। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उन्होंने कीव में दुश्मन के एक विमान को ही मार गिराया। ये आप जो विमान का मलबा देख रहे हो, हजारों यूक्रेनी नागरिक पोलैंड और अन्य सीमाओं से लगे पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। अब 26 फरवरी तीसरा दिन, रूस यूक्रेन के शहरों पर गोले और क्रूज मिसाइलें बरसाता रहा। यूक्रेन की सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। यूक्रेनी सेना आम नागरिकों को प्रतिरोध के लिए जो है तैयार कर दिया। बंदूक और अन्य विस्फोटक बांट दिए और एक संघर्ष चल रहा है। ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। सत्ताईस फरवरी चौथा दिन था। रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घुस चुकी थी और इसमें कई मासूम लोगों की जान गई। दुनिया भर में हजारों लोग युद्ध के विरोध में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें रूस के भी कुछ इलाके शामिल हैं। वहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों की संख्या 3,68,000 पहुंच चुकी थी। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। 28 फरवरी पांचवां दिन, बेलारूस की सीमा पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि कुछ समस्या का हल निकलेगा। यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या और 4,22,000 पहुंच गई। रूस ने ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली और कनाडा समेत 36 देशों को अलर्ट किया। विमान सेवाओं पर बैन लगाया। सैटेलाइट तस्वीरों रूस सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिख रहा है। ये आपको स्पष्ट दिखेगा। यह कीव की ओर बढ़ रहा है। 1 मार्च छठवां दिन, यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक रूस के 5,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस ने बाद में दावा किया कि मारे गए सैनिकों की संख्या करीब 500 है। 1 मार्च 6वां दिन, यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक रूस के 5,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस ने बाद में दावा किया कि मारे गए सैनिकों की संख्या करीब 500 है। 1 मार्च 7वां दिन, यूक्रेन ने दावा किया है कि मारे गए सैनिकों की संख्या करीब 500 है।
खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर हमले में कम से कम 10 नागरिकों की मौत हो गई और मासूम लोग मारे गए। रूसी सेना ने कीव के मुख्य टीवी टावर को निशाना बनाया। 2 मार्च 7वां दिन रूस ने यूक्रेन के मुख्य शहरों पर 7वें दिन हमले तेज किए। एप्पल, गूगल, फोर्ड और एक्सॉन मोबाइल ने रूसी हमले के खिलाफ कदम उठाए। लगभग 9 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 8वां दिन बेलारूस में जो द्वितीय बातचीत हुई वो भी अनिर्णित रही और फिर ज़ेपोरिज़िया में अटैक। Там 6 енергоблоків. 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. 9वें दिन जेलेंस्की बताते हैं कि इनर होडार शहर में ज़ेपोरिज़िया जो पावर प्लांट है वहाँ एक कोने में आग लग गई और ये दुनिया के लिए भयानक है। जानते हैं आप यहाँ जो है, यहाँ का जो यूक्रेन का ये दक्षिण पूर्वी एरिया है और यहाँ पे ये पावर प्लांट है, न्यूक्लियर डिपो है समझ लो। अब ऐसी स्थिति में अगर यहाँ धमाका होता है तो यूक्रेन का सर्वनाश निश्चित है। ये कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया को बार बार जो है जेलेंस्की बता रहे हैं कि ये युद्ध रोका जाना चाहिए। इससे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है चिंताजनक है। Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться, дай Боже, ніхто цього... IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ये दावा किया है कि यदि यहाँ पे विस्फोट होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए नुकसान होगा और यह एक युद्ध जो है विश्व युद्ध में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये पूरी चिंता का विषय है और ये 9वें दिन जो है ज़ेपोरिज़िया को लेकर के बड़ा भयानक जो है विचार इस दुनिया में आ रहा है और सारी दुनिया जो है इस स्थिति को देखते हुए, भयानक स्थिति को देखते हुए भयावह है। बीते 8 दिनों में लगातार यूक्रेन पर जो है रूस के हमले जारी हैं और ऐसी भयानक स्थिति में वहाँ के जांबाज एक से एक सिपाही जो हैं यूक्रेन के, वो लड़ने में पीछे नहीं रह रहे हैं। ये आप देखें, एक जो है वायरल हो रहा वीडियो, रूसी टैंक रोकने की कोशिश कर रहा है एक सैनिक या एक नागरिक कहें। वहाँ नागरिकों को भी जो है जेलेंस्की ने हथियार पकड़ा दिए हैं और जिनके पास हथियार नहीं है तो वो सीधे जंग लड़ रहे हैं। यहाँ देखें आप, ये जो लाल गोले में एक नागरिक जो है वो इसको हथियार बंद एक टैंकर को रोक रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये स्थितियां बनी हुई हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर है और जिंदगी और मौत के इस खेल में आप ये देख रहे हैं कि चरनिव का क्षेत्र है ये यूक्रेन का, जहाँ पे एक सिविलियन जो है वो इस टैंकर को रोक रहा है। जो रसद से भरा हुआ ये टैंकर है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये रुकने वाला नहीं है और ये टैंकर यहाँ से बाजू से निकल जाता है। ये एक जो है वायरल हुआ है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये यूक्रेन का जो क्राइमिया क्षेत्र है, इस तरफ से भी जो है रूसी सेना घुस रही है। रूस ने अब न केवल यहाँ रिहायशी इलाकों पे 2 तरफ से अटैक किया था, अब समुद्री इलाकों से भी जो है आज 9वें दिन रूसी सेना यूक्रेन को घेरने का प्रयास कर रही है। चारों तरफ जो है ये स्थितियां बना रही हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया जाए। पुतिन की पावर और रूस की जो अदम्य शक्ति है
उसके आगे यूक्रेन बौना साबित हो रहा है। ये इस युद्ध की भयावहता आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है इमारतें ढह रही हैं, चारों तरफ जो है जीवन सहमा हुआ है, चारों तरफ जो है जीवन का जो है विनाश लीला यहाँ देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थितियों में जो है पूरा विश्व रूस के लिए शांति बहाल करने के लिए कह रहा है। और इस स्थिति के बाद 9वें दिन दूसरी बातचीत हुई है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच। दूसरी बातचीत हुई और वो भी बातचीत निष्फल रही। अब तीसरी बातचीत होने के चांसेस अब बहुत जल्दी हैं। ये स्थितियां जो है निर्मित हो रही हैं। बहरहाल आज जो है 9वां दिन है और जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिल रही है वो ये है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के दबाव में और रूस के हमले को सहन नहीं कर पाए हैं और उसकी भयावहता को जो है अब टक्कर देने में उन्होंने ये सोच लिया है कि शायद वो अपनी जान को जो है गंवा देंगे, वो अपने परिवार को खो देंगे और उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ा है। जी हाँ, अब ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं और वो पहुंच चुके हैं पोलैंड। पोलैंड में जाके ज़ेलेंस्की ने शरण ली है, अपने परिवार के साथ जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है। अभी पूरे जो है जोश के साथ जो है जंग में वो शामिल हैं। हालांकि जब तक वो यूक्रेन में रहे तो वहाँ भी वो पीछे नहीं रहे और ये स्थितियाँ जो है बनी हुई थी। अब ये किस मोड़ पर ये युद्ध जो है पहुँच रहा है, ये हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। और युद्ध की विभीषिका के बीच एक ऐसा ही हमारे सामने एक वाक़या आया। जी हाँ, वटाली का नाम इस समय पूरी दुनिया जो है बड़े सम्मान से ले रही है। क्रीमिया से जो है खरसान क्षेत्र में, खरसान जो क्षेत्र है क्रीमिया के पास, ये क्रीमिया जो है रूस के कब्जे में है और उससे एक पुल जो है वो यूक्रेन को जोड़ता है। तो वहाँ से जो है रूसी जो सेना है वहाँ से यूक्रेन में घुसने का प्रयास कर रही थी और हम आपको बता दें कि वटाली जो है वहाँ पे उसके प्रबंधन में थे। इन्होंने जो है अपनी सेनाओं को और अपने ऊपर अधिकारियों को सूचित किया कि यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है रूसी सैनिक हथियार लेकर के जो है यूक्रेन की तरफ घुस रहे हैं और अब हम इन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। और आप देखते हैं कि वटाली ने क्या किया। वटाली ने मानव बम के रूप में जो है उस पुल को उड़ा दिया। वो दुर्भाग्य की बात यह है कि वह पूरा पुल नहीं उड़ सका और अगर पूरा पुल उड़ जाता तो निस्संदेह जो है रूस की सेना वहां से नहीं घुस पाती। फिर भी वटाली के इस बलिदान से रूस की सेना जो है एक दिन जो है पूरे 24 घंटे यूक्रेन की तरफ घुसने में असफल रही। और ऐसी स्थिति में जो है यूक्रेन के जाबाज सिपाहियों को और यूक्रेन की सेना को तैयार होने में, जंग लड़ने में वहाँ पे जो है समय मिल सका। तो वटाली जैसे जो वीर हैं, वटाली जैसे योद्धा हैं, ये पूरी दुनिया के लिए गौरवान्वित कर जाते हैं। और बात विभीषिका की जब आती है तो ऐसे जो हैं धरती पुत्र इस दुनिया में अपना नाम अमर कर जाते हैं। तो ये वटाली का जो प्रसंग है ये हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में जब कभी भी ऐसे हालात आएँ कि हमें दुनिया में अपने आप को साबित करना पड़े, तब हमें पूरे मनोयोग से, तब हमें पूरी आंतरिक शक्ति के साथ जो है अपने आप को साबित करने में लग जाना चाहिए। बहरहाल यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी जो है हथियार नहीं डाल रहे हैं और इधर रूस का जो पावर है वो पूरी दुनिया देख ही रही है। अब एक तरफ यहाँ जो है हमारे भारत सरकार द्वारा गंगा ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में जो विद्यार्थी हैं वो फंसे हुए थे, उनको धीरे धीरे करके यहाँ पे भारत बुलाया जा चुका है। अभी लगभग 420 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे भारत वापस हो चुके हैं और भी वहाँ पे कई भारतीय फंसे हुए हैं।
तो ये ठंडा गर्म जो है परिस्थितियां बनी हुई हैं। कुछ एक विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं मिल सकी हैं, पर कई विद्यार्थी वहां जिंदगी और मौत से जूझे, कई विद्यार्थियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम विश्लेषण जो है इस वीडियो में है, आप आखिर तक बने रहिए और हम इसमें स्थितियां बताते हैं कि यूक्रेन की स्थितियों में अचानक से क्या परिवर्तन हुआ और किन परिस्थितियों में जो है यूक्रेन की सरकार व्यवस्था अब तक चलती रही है। ये सारा विश्लेषण इस वीडियो में होगा। अपने 30 वर्षों से यूक्रेन के साथ काम करने के संबंधों में यूक्रेन को भीतर और बाहर से दोनों तरफ से जानती हैं रुचि शुक्ला बताती हैं कि सैकड़ों यूक्रेनियन को नौकरी पर रखा है। रूस से अलग होने के बाद यूक्रेनियन पगला गए। उन्हें राष्ट्र तो मिल गया, लेकिन राष्ट्रवाद रूस में ही छूट गया। एक आम यूक्रेनियन $10 के लिए अपनी साथी यूक्रेनियन की पिटाई कर सकता है। रूसी जितने मेहनतकश होते हैं, यूक्रेनियन उतने ही काहिल। यूक्रेन और टर्की का बड़ा सपना है कि उन्हें शायद यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाएगा और गोरी चमड़ी की वजह से वो भी गोरे कहलाएंगे, लेकिन यूरोप वाले उन्हें घास नहीं डालते। एक आम यूक्रेनियन अपनी आधी कमाई शराब में उड़ा देता है, हमेशा हैंड टू माउथ रहते हैं, लेकिन झूठी शान में सबसे आगे हैं और भ्रष्टाचार से सराबोर हैं। अगर आप विदेशी हैं तो एयरपोर्ट से ही लूट शुरू हो जाएगी। कस्टम वाले जब तक आपसे $100-200 धरवा नहीं लेंगे, तब तक आपको एयरपोर्ट से निकलने नहीं देंगे। फिर लूट शुरू होगी टैक्सी वालों से। हर आदमी को टिप में डॉलर चाहिए। यूक्रेन की करेंसी दे दी आपने तो आप मुंह की गाली खाओगे। यहाँ कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती, बल्कि यूरोप की सेकंड हैंड गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। क्योंकि यहाँ पेट्रोल अत्यंत महंगा है। आपको शायद ही कोई व्यक्ति मुस्कुराता देखे। यूक्रेन में ठगी, चोरी, लूटपाट और जितनी अराजकता है वो देखते ही बनती है। तो ये इस तरह से जो स्थितियां हैं ये भयावह हैं। यूक्रेन में $500 की नौकरी पा जाने वाला खुशकिस्मत समझा जाता है। जो भारतीय स्टूडेंट वहाँ मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर ऐश कर रहे हैं, सब धक्का-मार ग्रेड वाले होते हैं, जिन्हें भारत में कहीं एडमिशन नहीं मिलता। वो 10, 20, 30 लाख रुपए खर्च करके जो है वहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं और नाम के डॉक्टर होते हैं और शान के डॉक्टर होते हैं, बस। उनमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो ये इस तरह की जो स्पीच देती हैं रुचि शुक्ला, ये भी विचारणीय है। आप जो हैं रुचि शुक्ला 30 वर्ष तक वहाँ रही हैं, तो ये यूक्रेन के बारे में कुछ जानकारी है। ऐसे ही कुछ एक जानकार बताते हैं रुचि शुक्ला की तरह कि गली गली में डॉक्टर, डेंटल सर्जन बैठे हैं। कश्मीर की गलियों में जाइए आप, और वहाँ जो डिग्रियां हैं वो सब MBBS धारी हैं, MD हैं। कभी गुड़गांव में मेदांता द मेडिसिटी हो आई है, बाकायदा हिजाब धारी जो है लड़कियां और दाढ़ी युक्त मोमिन डॉक्टर मिलेंगे। तो आप जो है पूरी पड़ताल करेंगे वहाँ पे। बचे खुचे वुहान या फिर यूक्रेन, जॉर्जिया और रशियन फेडरेशन के देशों के मेडिकल कॉलेजों से आप जो है पता करेंगे तो सब डिग्रीधारी वहाँ के बैठे हुए हैं। ये इस तरह से जो है ये डिग्रियां बिकती हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है और इस धंधे के बारे में सभी लोगों को जानकारियां नहीं हैं। हम आपको बता दें कि बिना काबिलियत के अपने पैसे के दम पे जो है यहाँ ऐसे देशों में डिग्रियां बढ़ती हैं। उनमें पहला नाम यूक्रेन का आता है। यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रूस के डिग्रीधारियों की ये स्थिति है कि वहाँ जो पढ़ाई होती है वो वहीं की भाषा में होती है। डायरेक्ट आपको MD मिलता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको जो है MBBS के इक्विवेलेंट माना जाता है पूरे विश्व में। इसे लेने में मात्र आपके जो है 7 साल लगते हैं। पहला साल केवल आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्योंकि मेडिसिन की पढ़ाई का माध्यम केवल और केवल स्थानीय भाषा है। मेडिकल की छोड़िए, यहाँ तक कि आप जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी के क्रू, नेवल नेविगेशन और एडमिरल गोशकोव की ट्रेनिंग रूस में पाने के लिए जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ 1 ईयर आपको जो है रूसी भाषा सिखाई जाती है। वही बता देंगे कि उनको ट्रेनिंग किस भाषा में दी जाती है, अर्थात इंग्लिश में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वहाँ स्थानीय भाषा में दी जाती है। तो ये इस तरह से अलग अलग जो है जानकारियाँ दी जा रही हैं।
और जब ये ऐसे लोग इकट्ठे होंगे तो निश्चित तौर पे अपराध बढ़ेंगे। एक अनुमान है कि साल दर साल 30,000 डॉक्टर तो अकेले यूक्रेन से आते हैं भारत में। उसके बाद जॉर्जिया 10-20 हज़ार, बांग्लादेश से उतने, चीन, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मालदोवा, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आ रहे हैं। फिर हम ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर कसाई है, हमें लूट रहा है, काट रहा है, पीट रहा है। ऐसे मेडिकल नेग्लिजेंसी के चलते जो है लोग मर रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। हरियाणा में तो ऐसी तक बात कही जाती है कि वहाँ जो है जमींदारों के बीच में जो बातें चलती हैं वो हैं कि ये 2 किल्ले राम प्यारी के ब्याह में बेच देंगे और 2 किल्ले बेच के रामकिशन को यूक्रेन से MBBS करवानी है, और फिर ये 5 किल्ले बेच के इसका नर्सिंग होम बन जाएगा। तो ये इस तरह की जो स्थितियां हैं, अब हम सोचते हैं कि ये डॉक्टर जैसे चिकित्सा क्षेत्र में नेक नियति, शुचिता, ईमानदारी, सच्चाई की बातें कितनी बेमानी है। ठगी, चालाकी, बेईमानी, जोड़ तोड़ और मक्कारी के नाम से जो है नाम मात्र के डॉक्टर बनने वाले लोग कैसे जो है नेक नियत रखेंगे, तो ये विचारणीय है। पर यूक्रेन में अभी भयावह की स्थितियां हैं, ये जरूर कहना होगा कि युद्ध से आम आदमी, लाचार और बेबस आदमी कितना मजबूर है, कितना परेशान है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई पड़ रहा होगा। कि मैं पहले भी उद्घाटित कर चुका हूँ कि यूक्रेन में जिस ढंग से तबाही मची है और जिस ढंग से लोगों को जीने के लाले पड़े हुए हैं, जिस ढंग से लोगों को खाने का, जिस ढंग से लोगों को रहने का, जिस ढंग से लोगों को सुरक्षा की जो स्थितियां गड़बड़ दिखाई पड़ रही हैं, वो दुनिया में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। आज 10वां दिन है यूक्रेन रूस युद्ध का, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस तबाही में यूक्रेन को खाली कर चुके लगभग 9.5 लाख लोग जो है ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और ये तबाही का मंजर जो है पूरी दुनिया में सब देख रहे हैं और इसके विरुद्ध में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हम यूक्रेन की एक वरिष्ठ पत्रकार के से ये सुनते हैं कि आप इस जगह जगह स्टेशनों पे भीड़ पड़ी हुई है, लोगों को ना तो किसी साधन की उचित व्यवस्था हो पा रही है और ना सही ढंग से लोगों को कहीं आने जाने के लिए जो है मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हर जगह तबाही का मंजर मचा हुआ है। अब हम बात करते हैं ऐसे छात्रों की जो कि यूक्रेन से लौटे हैं और वो क्या कहते हैं, सुनिए। बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, दैट्स व्हाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प। आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। इवन द मील, इवन एवरीथिंग फैसिलिटी, ट्रेवल तक का जो हमें वहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुँचाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। Like I can't express in my... Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. तो ये गंगा ऑपरेशन के तहत जो भारतीय लौटे हैं वो अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जुबानी सुना रहे हैं। और इधर जो है जेलेंस्की ने कहा है कि ये जो दुनिया है एक बड़े नुकसान के लिए तैयार रहे, क्योंकि यदि पावर प्लांट फट जाता है, पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है, तो निस्संदेह जो है एक नई तबाही की शुरुआत होगी और ये पूरा मंजर जो है दुनिया देखेगा। तो इस बात के लिए बार बार जो है जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि इसे रोका जाना चाहिए। Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В
Чорнобилі вибухнув один енергоблок. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться, дай Боже, ніхто цього. तो ये जेलेंस्की ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है युद्ध है ये निश्चित तौर पे वैश्विक है, इसे छोटे में नहीं देखना चाहिए। और हम बात करते हैं अब इन युद्धों से पूरी दुनिया में क्या असर हुआ है, तो महंगाई, बेकारी, भुखमरी, लाचारी और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो ना केवल राज्य के लिए होंगी बल्कि राज्य में मासूम उस नौनिहालों के लिए, मासूम उन देशवासियों के लिए भी भुगतनी पड़ती हैं जो उस देश का रिहायशी होता है। तो ये तमाम परिस्थितियां जो हैं अलग जो है स्पष्ट हो रही हैं। परंतु यहाँ पर जो हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 2 साल से जो बहुप्रतीक्षित डिफेंस एक्सपो 2022 का जो कार्यक्रम भारत में हो जाना था वो रद्द कर दिया है। और ये राजनयिक दृष्टिकोण से भारत की बहुत बड़ी जीत है। और इससे स्पष्ट होता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति का जो है बहुत ही उचित और सही समय पर उपयोग किया है, जो प्रशंसनीय होगा और सराहनीय भी होगा। आइए जानते हैं हम कि ये डिफेंस एक्सपो एग्जीबिशन है क्या। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत ने जिस ढंग से रक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रगति की है और जिस ढंग से अपने हथियारों में और जिस ढंग से अपनी शक्ति में इजाफा किया है, ये दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। तो ये बहुत अच्छा था। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो है डिफेंस एक्सपो एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पे करना सुनिश्चित किया था। अभी 7 दिन पहले जब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई कि ये डिफेंस एक्सपो एग्जीबिशन जो है रद्द कर दिया गया है, तो ये दुनिया के लिए भी चौंकाने वाला जो है निर्णय था। उसकी वजह ये थी क्योंकि इसमें रूस के अलावा फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये बड़े बड़े जो आपके राष्ट्र हैं, इनके ये रक्षा सौदे यहाँ से होना थे। और इनके बड़े बड़े जो उत्पाद अभी तक विज्ञान की दृष्टिकोण से जो है अद्भुत बने हुए थे, उनका प्रदर्शन होता है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है डिफेंस के क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये भारत में होने जा रहा था और ये इस हद तक तैयारियां हो गई थी कि जगह जगह होटल्स, गाड़ियां, प्लेसेस इत्यादि सारी चीज़ें बुक हो गई थी। तो ये जो है एक बहुत अच्छा निर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लेकर के ये साबित कर दिया है कि जो हमारा राजनयिक दृष्टिकोण है वो दुनिया में अव्वल है। और जिस तरह से हम गुटनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। नेहरू जी का उस समय कहना था कि यदि हम पार्टियों में, यदि हम गुटों में शामिल होंगे तो हम अपने विकास को पीछे छोड़ जाएंगे। और यही वजह थी कि जब एक कोई देश आज़ादी प्राप्त करता है और आज़ादी प्राप्त करने के बाद जब वो अपने स्वतंत्र जीवन को आगे बढ़ाता है और उस समय यदि वह जो है झंझावातों में फंसता है, उस समय वो यदि गुटों में शामिल होता है तो कन्फ्लिक्शन होते हैं, संघर्ष होते हैं। और नए देशों की जो आज़ादी है, नए देशों की जो विकास की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं होती हैं। और इस वजह से भारत जैसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में ये गुटनिरपेक्षता की नीति सर्वदा सराहनीय रही है, सर्वदा सराहनीय रहेगी। ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि इससे और दुनिया को भी सीखना चाहिए और देखना चाहिए। अब बात करें हम इस युद्ध के और अन्य परिणामों की, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है रूस को सारे प्रतिबंध सहन करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो चाइना है, चाइना का पूरा जो व्यापार है वो रूस के दृष्टिकोण से जो है अनुकूल है। और अभी जो रूस की तरफ से जो
लेन देन होगा, बैंकिंग लेन देन होगा, वो पूरा चाइना की तरफ से करेंगे। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि चाइना ने ये रद्द कर दिया है कि अभी कोई बैंकिंग का जो लेन देन है अभी हम रूस से नहीं करेंगे। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये रूस के लिए व्यापार दृष्टिकोण के हिसाब से पॉजिटिव है, और देखते हैं अब और आगे क्या होता है। चाइना जैसे विकासशील देश के लिए ये अच्छा समय है, क्योंकि उसके व्यापार के जो आयाम हैं वो बढ़ने वाले होंगे। और इधर बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका का सीधा सा ये है कि अभी विश्व शक्तिमान तो है ही, पर इस घटना से अभी जो बाइडन जो हैं वो भी हतप्रभ हैं, वो भी इसमें कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह आपको जानना होगा, उसकी वजह वास्तविकता में ये है कि जो रूस के पास जो अभी एटॉमिक पावर है वो दुनिया की अव्वल है, उसमें अमेरिका भी कहीं नहीं लगता। कहते हैं कि रूस के पास जो एटम बम है अभी, उसमें अगर एक जगह वो फेंकेंगे तो उसमें लगभग 65 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक जो है जनहानि हो सकती है, ऐसा वो दावा करते हैं। तो इन परिस्थितियों में नाटो के जो देश हैं वो बिल्कुल भी ये स्टेप नहीं उठा रहे हैं कि हम रूस के अगेंस्ट जो है खड़े हो जाएं और इसमें जो है लड़ाई हम जारी रख दें। अगर ये स्थितियां बनेंगी तो निस्संदेह जो है तबाही विश्व की होगी, विनाश विश्व का होगा। और जो बात कहते हैं कि पुराने जो इतिहासकारों ने जो कथन कहा है कि तृतीय विश्व युद्ध जो है अभी कभी नहीं होना है, क्योंकि ये जो पूरा विश्व है वो एक व्यापार के दायरे में बंधा हुआ है। ऐसी स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध तो होना ही नहीं है, और यदि होगा तो निस्संदेह जो है चौथा विश्व युद्ध पत्थरों में लड़ा जाएगा, पत्थरों से लड़ा जाएगा, तय है। तो रूस यूक्रेन के संघर्ष में कई परिस्थितियां ऐसी विपरीत बन गई हैं कि जिसको लेकर के जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रश्न खड़े किए हैं, और ख़ास तौर से दोनों देशों को इस बात के लिए आगाह किया है कि जो नौनिहाल है, जो देश दर देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक सहमति तैयार करी जाए। और हुआ भी, उनके कहने पर तीसरे दौर की बातचीत पर सहमति हुई, और इसमें निर्णय हुआ कि उन्हें एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो है सब अपने अपने घर जा सकें। बच्चे जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो सुरक्षित अपने घर जा सकें, ये यहाँ पे प्रयास किया गया है। पर बात हम करते हैं कि युद्धों में हमेशा जो है मासूम मारे जाते हैं, हमेशा जो है ऐसे लोगों का नुकसान होता है जिनका कोई इस दुनिया से लेना देना नहीं है। और ये संघर्ष जो है अहंकारों का होता है, ये संघर्ष जो है शक्तियों का होता है, ये संघर्ष जो है व्यापारों का होता है। ये पूरी दुनिया जो है एक धंधे के रूप में समेट चुकी है, और हर जगह लोगों को व्यापार दिख रहा है। और इस व्यापार की स्थिति में उन्हें आदमी की जान की कीमत जो है बिल्कुल सस्ती प्रतीत होती है, ये हम साफ स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई परिवेश नहीं है जहाँ पे जो है युद्ध से शांति स्थापित हुई हो, बल्कि युद्ध से हमेशा जो है कलह हुए हैं। युद्ध से हमेशा जो है एक विपरीत स्थितियां बनी हैं, और लोगों को वो सब कुछ सहन करना पड़ा है जो एक जीवन के लिए नरक से बदतर होता है, नरक से खतरनाक होता है। तो ये इस तरह की जो विभीषिका है वो बनी हुई है। परंतु अब जो है अन्य राष्ट्र जो है इस ओर इशारा कर रहे हैं, और यहाँ जो नाटो का जो समर्थन है, कायदे से नाटो को जो है यूक्रेन को समझाना चाहिए था, और यूक्रेन को इस युद्ध में कूदने से पहले जो है रोकने चाहिए था। और ये यहाँ पे जो ना रोकने का जो प्रयास है, उससे दुनिया जो है भयानक मोड़ पर खड़ी हो गई है, उससे दुनिया जो है एक अलग परिस्थितियों में खड़ी हो गई है, और भयावहता की स्थितियां बनी है, संदेह की स्थितियां बनी है, और परमाणु युद्ध की जो शंका बनी हुई है, उससे पूरा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। और इन संघर्षों ने जो है पूरी दुनिया को एक संकट में डाल के रखा है। तो इस तरफ जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हैं, और इस तरफ जो प्रयास हैं वो इस हद तक जो किया जाना दुनिया के लिए एक सब्ज बाग ही दिखाना है। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक विश्व के जो देश हैं
जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनका जो प्रयास है वो सराहनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे दौर में ऐसी अराजकताएं जो है स्थापित हो रही हैं, ऐसी अशांति जो दुनिया में स्थापित हो रही है, इनके कोई मायने नहीं है। अगर आप शक्ति संपन्न हैं तो शक्ति संपन्नता में निश्चित तौर पे हमें जो है शांति के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए, हमें शांति के प्रयासों को जो है पैदा करना चाहिए, ना कि ऐसे जलजले, ना कि ऐसे उन्माद, ना कि ऐसे संघर्ष खड़े कर देना चाहिए कि जिससे जो है दुनिया का अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़े। अब आप देखें कि मासूमों की कैसे हत्या होती है। हमारे भारत के ही एक नौनिहाल को देखो, जिसके साथ क्या हुआ और क्या सोचा था, आप देखेंगे। रूस यूक्रेन घटना में कर्नाटक के 21 साल के छात्र नवीन शेखरप्पा की जो है खार्किव गोलीबारी में मौत हो गई, और इससे न केवल भारत के सभी लोगों में क्षुब्धता है, शोक है, बल्कि विश्व में जो इस तरह से लोगों की, मासूम लोगों की जो हत्याएं हो रही हैं, इससे पूरा विश्व जो है लगभग दुखी है। और ये जो जीवन के प्रति जो इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये विचारणीय है और इसमें सोचना चाहिए बड़े बड़े देशों को। और ये इस तरह से हम न केवल लोगों की जान से खेल रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी हम जान से खेलने का यहाँ पे जो चलन शुरू किया है, ये निश्चित तौर पर ये बड़ा भयावह है। क्योंकि जब आप युद्ध जैसी विभीषिका को रखते हैं, जब आप जो है लोगों की जान से ऐसे खेलते हैं, तो इससे जो है पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और आने वाली पीढ़ियां भी जो है बीमार और विकलांग जैसी पैदा होती हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी की मैं बात कर चुका हूं पहले। तो ये हम विश्व पर्यावरण के लिए भी जो है युद्ध जैसे हालात और युद्ध जैसी स्थितियां बना करके हम पूरे विश्व का नुकसान कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और यहाँ इस विषय पे जो है पूरे विश्व को एकजुट होकर के इसमें योजनाएं तैयार करनी चाहिए। और ये विश्व शांति की पहल करने वाले जो हैं राष्ट्र, इस तरह से अगर जो है कन्फ्लिक्शन और संघर्ष की स्थितियां बनाएंगे, तो निस्संदेह जो है पूरा जीवन, पूरा विश्व जो है खतरे में है। और इसके लिए हम आगे देखते हैं कि कोई भी जो है सुरक्षित नहीं है। कहीं भी जीवन जो है हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो जो है चैन और सुकून प्राप्त कर सके। ये जो भयावहता की जो स्थितियां बनी हैं, इनका जो है कोई निदानात्मक उपाय सोचा जाना चाहिए, इनका कोई स्थायी और ठोस उपाय सोचा जाना चाहिए। ये विश्व मंच के लिए भी ज़रूरी है और ये विश्व की शांति के लिए भी ज़रूरी है। और ये तरह तरह के स्वार्थ छोड़े जाएं, तरह तरह की ये परिस्थितियां जो है उन्मादी जो बनती हैं, उनका जो है तोड़ सोचना चाहिए, ना कि इस तरह से जो है भयानक स्थितियां बनाई जाएं कि जिसमें जो है मासूमों की जान बिल्कुल जो है ऐसे चली जाए कि जिसमें सोचा भी नहीं जा सकता। अब गंगा जैसे जो प्रयास हैं वो कुछ हद तक तो समझ में आता है कि ठीक है, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि इन प्रयासों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अभी जो देश दुनिया से जो वहाँ पे यूक्रेन में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो आपने कॉरिडोर की व्यवस्था कर दी है, उनके लिए तो आपने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ जो 9.5 लाख लगभग जो व्यक्ति हैं, वो कहाँ चले गए, कैसे चले गए और उनके साथ क्या अभी परिस्थितियाँ गुजर रही हैं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। कहने का आशय मेरा ये है कि हम केवल उन लोगों को इस विभीषिका से बचा सकते हैं जिनका हमसे कोई जुड़ाव होगा, पर हम उन लोगों की कहाँ सोच पा रहे हैं जो यूक्रेन के रहने वाले हैं, जो उधर आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, उन पर क्या बीत रही है, ये आपने कभी विचार किया है?
तो हम इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको वहीं ले चल रहे हैं कि जब ये घटना शुरू हुई, जब ये युद्ध की विभीषिका शुरू हुई और इधर-उधर से जो है सायरन बजना शुरू हुआ और ये जो मौत के सायरन शुरू होते ही जो है बम फूटना शुरू हो गए, मिसाइलों की जो है आवाज़ें गूंजना शुरू हो गईं, ये कर्कशता लोगों को जो है कराहने लगी, ये कर्कशता जो है लोगों को पीड़ित करने लगी, लोगों को डराने लगी। ऐसी स्थिति में लोगों ने खाना-पीना तो बहुत दूर की बात है, अपनी जान को बचाने के लिए कहीं बंकर तलाश किए, तो कहीं जो है तो कहीं रेलवे स्टेशंस के जो अंडरग्राउंड स्पेसेस हैं वहाँ जान बचाई, तो कहीं मॉल के अंदर जो स्पेसेस हैं जहाँ जो गाड़ियों की जो गैरेज होती हैं वहाँ लोगों ने छुप कर के जान बचाई। और ये इस तरह की जो भयानक परिस्थितियाँ बनी हैं, इस तरह से जो जीवन की त्रासदी देखने को मिली है, ये भयानक है, ये पीड़ादायक है। लोगों को किस तरह से जो है ज़िंदगी बचाने की पड़ी रही, ये अत्यंत पीड़ादायक है। तो मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है वो यही है कि ये जो प्रयास हैं, इन प्रयासों को सही दिशा में किया जाना चाहिए और ये इस तरह की स्थितियां ना बने, ये सार्थक होगा। ऐसा प्रयास ही जो है विचारणीय होगा। अन्यथा आप देख रहे हैं ये मंज़र, लोगों के आंसू, लोगों के दर्द, लोगों के अपनों का बिछड़ जाना, ये तमाम परिस्थितियां अब आपको देख रही हैं। और ये पूरा जो उन्माद है, ये पूरी जो दुनिया है, किस तरह से एक कोने में अभी जीवन इतना कठिन और असहज प्रतीत दिखाई पड़ रहा है, ये निश्चय ही दर्द बढ़ाने वाला है। ये निश्चय ही तो ये जो है हृदय विदारक घटना है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसमें प्रयास जो हैं सार्थक किए जाएं और ये जो परेशान लोग हैं उन्हें फिर से जो है निजात मिले, ये मेरा अनुरोध है। और सरकारों को चाहिए कि एक अच्छा प्रयास किया जाए ताकि विश्व शांति स्थापित हो सके। ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। Але нам ніхто зараз нічим не допомагає, ніхто нам не відповідає, що трапилося, що буде з нашими рейсами, як нам буде, куди йти, нікуди дітися. Я против войны вообще, я против войны. Я хочу, чтобы и в Украине люди жили, были целые, и здесь были, и в России. Я люблю две страны, и поэтому для меня это болезненно. I think that for the last couple of months there was a big uptake in procuring arms and joining armed forces and joining territorial defense. So I think that people really believe that they should be resistant and that no one is supporting Russia here and no one is waiting for them here. Да, я слышала речь Путина, да. Какие молодцы россияне нам помогают. Дай Бог им здоровья. Я здесь родилась, выросла, все мои предки здесь похоронены. Для меня город это моя родина. Ну, во-первых,
Що буде